नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 के पॉइंटर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को कंप्लीट कराया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय व्यक्तित्व अर्थात राष्ट्रीय स्तर के चर्चित व्यक्ति के संदर्भ में। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्या नाम है? न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो याद रखिएगा आर दिनेश जी की। क्या नाम है? आर दिनेश। इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2023-24 के लिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा पंडित रामकिशन को। किसको? पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रखिएगा अजय बंगा जी को। क्या नाम है? अजय बंगा। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष बनाया गया है, अजय बंगा को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो याद रखिएगा टी.एस. शिवगन्नम की। क्या नाम है? टी.एस. शिवगन्नम। इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रवनीत कौर को। क्या नाम है? रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बीएआरसी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बीएआरसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रणजीत गुहा जिनका 28 अप्रैल 2023 को निधन हो गया, वह क्या थे? तो याद रखिएगा रणजीत गुहा इतिहासकार थे जिनका 28 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में अर्जुन वाजपेयी ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ाई की है। यानी माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा यही अन्नपूर्णा पर्वत दुनिया का सबसे 10वें नंबर पे ऊंचा पर्वत है और जिस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की? अर्जुन वाजपेयी जी ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा पर्वत है जो कि विश्व में ऊंचाई के आधार पर 10वें क्रम पर आता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 8091 मीटर ऊंचा है अन्नपूर्णा पर्वत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये किस देश में है? तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में नेस्कॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा अनंत माहेश्वरी जी को। अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको? अनंत माहेश्वरी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल जिनका निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक दल वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे प्रकाश सिंह बादल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्कस के किस अग्रणी व्यक्तित्व का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखिएगा जेमिनी शंकर। क्या नाम है? जेमिनी शंकर, जो कि सर्कस के अग्रणी व्यक्तित्व थे, इनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जेमिनी शंकर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अर्थात एनटीआरओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा अरुण सिन्हा को। अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अर्थात एनटीआरओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? अरुण सिन्हा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? याद रखिएगा मोनिका दास। मोनिका दास एक ट्रांसजेंडर है और जिनको बिहार चुनाव आयोग ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। क्या नाम है? मोनिका दास जी। अगला देखिए, 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वो दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो याद रखिएगा सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये प्रश्न बनता है कि अगर सुखोई 30 MKI में दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी राष्ट्रपति कौन बनी है? अब देखिए, इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें दूसरी महिला राष्ट्रपति, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर हम केवल एज ए राष्ट्रपति बात करें तो द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि कोई ऐसे पुरुष राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर में उड़ान भरी है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। यानी सीधी सीधी बात हो गई कि अगर महिला के तौर पर पूछा जाएगा तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और अगर राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाएगा तो राष्ट्रपति के तौर पर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू, इन तीनों लोगों ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी है। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा अप्रेश कुमार सिंह। क्या नाम है? अप्रेश कुमार सिंह, जिन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FLO की 40वीं अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा सुधा शिव कुमार। यानी सुधा शिव कुमार ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO की 40वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? सुधा शिव कुमार ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लुआंचरी पहनकर किलिमंजारो पर्वत पर फतह हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है अंजलि शर्मा। यानी अंजलि शर्मा जी ने लुआंचरी पहनकर किलिमंजारो पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और वो इस प्रकार से इस लुआंचरी को पहनकर किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। नाम क्या है? अंजलि शर्मा। अब ये प्रश्न बनता है कि ये जो अंजलि शर्मा है ये कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। अंजलि शर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये किस देश में है? तो याद रखिएगा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है। कहां पर है? तंजानिया में। और ये भी प्रश्न बनता है कि जो लुआंचरी कहा जा रहा है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। क्लियर? और इसी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक लुआंचरी को पहनकर किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक फतह हासिल किया कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सारा थॉमस का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो याद रखिएगा एक सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार थी सारा थॉमस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह ने। किसने? अजय सिंह ने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा IPS कृष्ण प्रकाश। यानी IPS कृष्ण प्रकाश ये पहले विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरा है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी 24 मार्च 2023 को दी? तो याद रखिएगा 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति महोदया ने 24 मार्च 2023 को दी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। याद रखेंगे प्रीतिंकर दिवाकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको? न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को। किसको? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ललित कुमार गुप्ता जी को। ललित कुमार गुप्ता को भारतीय कपास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा श्रेया घोड़ावत। क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत, जिनको सी चेंजेस क्लाइमेट का भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की वो पहली महिला बनी है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया है। और किन स्टेशनों के मध्य सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई? तो याद रखिएगा सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चीनी सीमा यानी लद्दाख में सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा लद्दाख में यानी चीनी सीमा पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है गीता राणा। कौन है? गीता राणा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सतीश कौशिक जिनका 9 मार्च 2023 को निधन हो गया, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा सतीश कौशिक साहब अभिनेता और निर्देशक थे जिनका 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा देश का नया महालेखा नियंत्रक एस दुबे जी को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? एस दुबे, जो कि नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एसएसबी की नई महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा वो दूसरी महिला है रश्मि शुक्ला जिन्हें एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभी आपने ये देखा कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। तो ये प्रश्न बनता है कि पहली महिला महानिदेशक कौन थी? तो याद रखिएगा अर्चना राम सुंदरम, यानी अर्चना राम सुंदरम एसएसबी में पहली महिला महानिदेशक थी और अब दूसरी महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं रश्मि शुक्ला जी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अर्थात सीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा जिष्णु बरुआ को। क्या नाम है? जिष्णु बरुआ, जिन्हें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अर्थात सीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिष्णु बरुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम, जिन्होंने नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया 25 फरवरी 2023 को, बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा आरएस रीन। आरएस रीन ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। क्या नाम है? आरएस रीन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? रुचिरा कंबोज। क्लियर है? याद रखेंगे रुचिरा कंबोज जी का भी नाम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया, इनका संबंध नृत्य की किस विधा से था? तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थी डॉक्टर कनक रेले। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, राजीव सिंह रघुवंशी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजीव सिंह रघुवंशी का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 28 फरवरी 2025 तक वो नए ड्रग कंट्रोलर के तौर पर रहेंगे, यानी वो ड्रग कंट्रोलर जनरल के तौर पर 28 फरवरी 2025 तक राजीव सिंह रघुवंशी साहब रहेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो याद रखिएगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता है और इनको यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। किसको? आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अनिकेत सुनील तलाटी। क्या नाम है? अनिकेत सुनील तलाटी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है? अनिकेत सुनील तलाटी। अगला प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी 2023 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो याद रखिएगा, कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, जिसमें 12 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आइए हम राज्यवार राज्यपाल के नाम का उल्लेख कर लें। तो यहां पर सबसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाई। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाई। ये कहां के राज्यपाल बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अगर हम सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल की बात करें तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल होंगे। असम के राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। अगला है मणिपुर के राज्यपाल, तो याद रखिएगा अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके, ये मणिपुर के नए राज्यपाल। अगला है नागालैंड के नए राज्यपाल, तो याद रखिएगा ला गणेशन नागालैंड के नए राज्यपाल। और मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान को बनाया गया है, यानी फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? मेघालय के। अगला है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया। किसको? रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला राज्य है बिहार। याद रखिएगा बिहार के नए राज्यपाल होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और अगला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बी डी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे। तो याद रखेंगे इनके नाम को आप। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित किस पार्श्व गायिका का 78 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा वाणी जयराम का। वाणी जयराम जी पद्म भूषण से सम्मानित ये पार्श्व गायिका थी, और इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है? वाणी जयराम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही वाणी जयराम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा ये पार्श्व गायिका थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कसिन धुनी विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा फिल्म निर्माता एवं निर्देशक कसिन धुनी विश्वनाथ थी, जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। क्या नाम है? कसिन धुनी विश्वनाथ। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एसी चार्डिया। क्या नाम है? एसी चार्डिया को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? एसी चार्डिया। अगला देखिए, और ये जो एसी चार्डिया ये भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी बार अध्यक्ष रहे? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन 8 जनवरी 2023 को हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो याद रखिएगा वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उनके पास बिहार, मिजोरम, मेघालय का अतिरिक्त प्रभार था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GJC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा संयम मेहरा जी को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अर्थात GJC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, संयम मेहरा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन अर्थात APPU का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा विनय प्रकाश सिंह जी को एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? विनय प्रकाश जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो APPU है यानी जिसको आप एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन अर्थात APPU का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है और इसी के महासचिव बने हैं विनय प्रकाश सिंह जी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन अर्थात APPU है जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, ये कितने देशों का अंतर सरकारी संगठन है? तो याद रखिएगा 32 देशों का अंतर सरकारी संगठन है APPU। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा
लोक संगीत क्षेत्र से संबंधित मैथिली ठाकुर जी को बिहार स्टेट का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। किसने? चुनाव आयोग ने। क्या नाम है? मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा संतोष कुमार यादव। यानी संतोष कुमार यादव ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है संतोष कुमार यादव ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1 जनवरी 2023 को किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहोटी। इन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहोटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अर्थशास्त्री द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? क्या है पुस्तक का नाम? फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो ये पुस्तक है सी रंगराजन साहब की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस परमाणु वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अर्थात एईआरबी का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा दिनेश कुमार शुक्ला। यानी दिनेश कुमार शुक्ला जी ने परमाणु वैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है दिनेश कुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, उनकी अवस्था कितनी थी? तो याद रखिएगा वो 100 वर्ष की अवस्था की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जिनका निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका नाम था हीराबेन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैकला सत्यनारायण जी का जो 87 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा वो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। क्या नाम है उनका? कैकला सत्यनारायण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एच.आर. केशव मूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध संगीत की किस विधा से था? तो याद रखिएगा संगीत की एक विधा होती है जिसका नाम होता है गमका। क्या है? गमाका। ये जो गमाका है इस विधा से संबंधित थे एच.आर. केशव मूर्ति। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अर्थात एनडीआईएसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा हेमंत गुप्त जी को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है हेमंत गुप्त को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा सोनाक्षी सिन्हा को 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। क्या नाम है? सोनाक्षी सिन्हा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो याद रखिएगा जॉन अब्राहम और फातिया सना शेख को 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो याद रखिएगा वो मराठी लावड़ी गायिका थी। यानी मराठी लावड़ी गायिका सुलोचना चौहान जी का निधन 10 दिसंबर 2022 को हुआ और वो पद्मश्री से सम्मानित थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सुलोचना चौहान है इनको किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिएगा इनको लावड़ी की रानी या लावड़ी समर्दनी के नाम से सुलोचना चौहान जी को जाना जाता है, जो कि एक मराठी लावड़ी गायिका थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा केवी साजी को। किसको? केवी साजी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 7 दिसंबर 2022 को केवी साजी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित पहली ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर पार्षद कौन है? तो याद रखिएगा बॉबी किन्नर। ये आम आदमी पार्टी से थी और वो दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या नाम है? बॉबी किन्नर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओएनजीसी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर वाई के अलंग जिनका निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा वो अर्थशास्त्री थे। क्या नाम था? प्रोफेसर वाई के अलंग, जिनका निधन 6 दिसंबर 2022 को हो गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। क्या नाम है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात एनसीबीसी के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हंसराज गंगाराम अहिर को बनाया गया है। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहिर, जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विक्रम संपत। ये जो विक्रम संपत साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाट और माप के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIPM कहते हैं, इसके सदस्य के रूप में किसको चुना गया? तो याद रखिएगा प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत को। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत को बाट माप के अंतरराष्ट्रीय समिति अर्थात CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय बाप माप समिति है अर्थात CIPM, इसका 27वां सम्मेलन का आयोजन कहां और कब किया गया? तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच 27वां CIPM अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाट और माप समिति के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई? तो याद रखिएगा सूरज भान। सूरज भान की नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष के रूप में की गई। किसकी? सूरज भान की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यानी न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये क्रम भी आप याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला देखिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। किसको? न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि CRPF की पहली बार 2 अधिकारियों को CRPF ने IG नियुक्त किया है। यानी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि CRPF ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को IG नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा पहली महिला अधिकारी का नाम है एनी अब्राहम और दूसरी महिला अधिकारी का नाम है सीमा धुंडिया। यानी एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया ये CRPF की ऐसी 2 महिला अधिकारी हैं जिनको IG नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र बल कौन है? तो याद रखिएगा CRPF। CRPF महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किसे देश के नागरिक 20 यानी C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा भारत ने माता अमृतानंदमयी देवी जी को, भारत में माता अमृतानंदमयी देवी जी को नागरिक 20 यानी C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो C20 है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये जो C20 है ये G20 संगठन से संबद्ध है और भारत ने C20 के अध्यक्ष के तौर पर माता अमृतानंदमयी देवी जी की नियुक्त किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि FICCI के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा की नियुक्ति FICCI के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ती का निधन हो गया? तो याद रखिएगा इला भट्ट। इला भट्ट का निधन 2 नवंबर 2022 को हुआ और इला भट्ट का संबंध भारत की सामाजिक कार्यकर्ती के तौर पर किया जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो इला भट्ट है इन्होंने किस वर्ष SEWA नामक संगठन की स्थापना की? तो याद रखिएगा 1972 में SEWA नामक संगठन की स्थापना इला भट्ट ने की। और अगर पूछा जाए कि ये जो SEWA है जिस संगठन की स्थापना 1972 में इला भट्ट ने की उसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन नामक संगठन का जो निर्माण है 1972 में इला भट्ट जी ने किया। और ये जो SEW है इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, वे अन्य किस नाम के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा स्टील मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे स्टील मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जमशेद जे ईरानी जी को जाना जाता था और इनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान अर्थात ICAR और SBI के पहली महिला निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो याद रखिएगा डॉक्टर जी हेमप्रभा की। डॉक्टर जी हेमप्रभा की नियुक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान के महानिदेशक के रूप में हुई और डॉक्टर जी हेमप्रभा पहली महिला निदेशक बनी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA
ने किसे पुनः अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा अतुल कुमार गोयल, यानी अतुल कुमार गोयल पुनः भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के अध्यक्ष चुने गए अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात क्यूसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा जक्षय शाह की। क्या नाम है? जक्षय शाह। इनको भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात क्यूसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जक्षय शाह को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन अर्थात आईटीपीओ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा प्रदीप सिंह खरोला। क्या नाम है? प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन अर्थात आईटीपीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा वो सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिनका निधन 16 अक्टूबर 2022 को हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा प्रसन्ना वी वराले। क्या नाम है? प्रसन्ना वी वराले, जिनको कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्या नाम है? प्रसन्ना वी वराले। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया 10 अक्टूबर 2022 को? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ। और वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है केपी अश्विनी, यानी केपी अश्विनी पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है? केपी अश्विनी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संगठन अर्थात आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा राजीव बहल। राजीव बहल साहब ने आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया राजीव बहल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? तो याद रखिएगा अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। किसको? पंकज त्रिपाठी जी को, यानी पंकज त्रिपाठी जी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित राष्ट्रीय आइकॉन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है? तो याद रखिएगा आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर वेंकट रमणी। ये भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान। क्या नाम है? जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि 30 सितंबर 2022 को किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा आशा पारेख, ये सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं आशा पारेख, और इनको 30 सितंबर 2022 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? आशा पारेख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसने नियुक्ति ली? तो याद रखिएगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास दिल्ली एम्स के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2021 में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये जो प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल थे, इनका संबंध संस्कृत के विद्वान थे ये, और काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय हास्य कलाकार का निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ? तो याद रखिएगा राजू श्रीवास्तव का निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस पीठ से संबंधित थे? तो याद रखिएगा श्री द्वारिका शारदा पीठ। कहां पर? गुजरात में है। श्री द्वारका शारदा पीठ के से संबंधित थे कौन? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिनका निधन कब हुआ? 11 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर समीर वी कामत। क्या नाम है? डॉक्टर समीर वी कामत। इनको डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर समीर वी कामत को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार से संबंधित थे और इनका 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CSIR के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नलथंबी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नलथंबी कलाई सेल्वी जी को
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? नलथम्बी कलाई सेल्वी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनीतिज्ञ का निधन 26 जुलाई 2022 को हुआ? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी। क्या नाम है? डॉक्टर सुशोवन बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इनका क्षेत्र क्या है? ये प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनीतिज्ञ भी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी जी को 1 रूपी डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। 1 रूपी डॉक्टर। क्लियर है? किसको? सुशोवन बनर्जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 82 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए भूपिंदर सिंह क्या थे? तो याद रखिएगा, पार्श्व गायक थे भूपिंदर सिंह। क्या नाम था? भूपिंदर सिंह पार्श्व गायक थे, जिनका निधन 82 वर्ष की अवस्था में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO किसके नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान को। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया है? तो याद रखिएगा, एथलीट PT उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया 6 जुलाई 2022 को। इसके बाद संगीतकार इलैयाराजा को नियुक्त किया गया। तीसरे नंबर पर है वीरेंद्र हेगड़े, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और चौथा नाम है V विजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक के क्षेत्र से है। क्लियर? इन 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया 6 जुलाई 2022 को। PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और V विजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं। फिर यह प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर का किस विधानसभा के से संबंध है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र विधानसभा से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है? नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो याद रखिएगा, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जी को 23 जून 2022 को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। क्या नाम है? रंजना प्रकाश देसाई, जिनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है? रंजना प्रकाश देसाई। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है 9 जून 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनको किस क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, कृष्णा श्रीनिवासन जी को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नियुक्ति मिली है। क्या नाम है? कृष्णा श्रीनिवासन। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसको भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात CEC नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात CEC नियुक्त किया गया है। अगला जो क्षेत्र है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में आप देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2023 को ओलिवर डाउडेन। क्या नाम है? ओलिवर डाउडेन। ये ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, ओलिवर डाउडेन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएस और भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी का विस्तार करने के लिए गठित एक टास्क फोर्स में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है नीली बेंदापुड़ी। क्या नाम है? नीली बेंदापुड़ी। यानी नीली बेंदापुड़ी जी को एक टास्क फोर्स में शामिल किया गया और नीली बेंदापुड़ी एक भारतीय अमेरिकी है। और ये टास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो ये टास्क फोर्स यूएस और भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी के लिए गठित किया गया, जिसमें शामिल की गई है नीली बेंदापुड़ी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम। क्या नाम है? मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन द्वारा अपनी खुफिया संचार एजेंसी अर्थात GCHQ की
पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा एनी कीस्ट बटलर। क्या नाम है? एनी कीस्ट बटलर। इन्हें ब्रिटेन के द्वारा अपनी खुफिया संचार एजेंसी GCHQ का पहला महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, एनी कीस्ट बटलर को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने राज्य प्रबंध और संसाधन के उप सचिव के पद के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। यानी रिचर्ड वर्मा भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्होंने राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखिएगा अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम, जो कि न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं, अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं स्कॉटलैंड के। और ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान मूल के हैं हमजा यूसुफ, और ये स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन, जो कि एक भारतीय मूल की सिख महिला है और उन्होंने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, मनमीत कोलोन ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA के महानिदेशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा राफेल मारियानो ग्रॉसी। क्या नाम है? राफेल मारियानो ग्रॉसी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA के महानिदेशक के तौर पर पुनः नियुक्ति मिली है। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किस देश के राजनयिक है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है अर्जेंटीना, यानी राफेल मारियानो ग्रॉसी अर्जेंटीना से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा डिल्मा वाना रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा वाना रूसेफ। इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किन दो भारतीय अमेरिकियों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा पहला नाम है रेवती अद्वैती और दूसरा नाम है मनीष बापना का। यानी रेवती अद्वैती और मनीष बापना ये दो ऐसे भारतीय अमेरिकी हैं जिनको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति में नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से नाम उल्लेख कर रहा हूं, रेवती अद्वैती और मनीष बापना। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूटान के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा 7 वर्षीय भूटानी राजकुमार जिनका नाम क्या है? जिग्मे नामग्याल वांगचुक। यानी 7 वर्षीय भूटानी राजकुमार जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्केलिंग अप न्यूट्रिशन यानी SUN आंदोलन के समन्वयक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा कनाडा से संबंधित हैं आफशा खान। कनाडा से संबंधित हैं आफशा खान, जिन्हें स्केलिंग अप न्यूट्रिशन आंदोलन के समन्वयक के रूप में नियुक्ति मिली है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी यूट्यूबर को नया CEO बनाया गया है? तो याद रखिएगा नाम है नील मोहन। नील मोहन साहब भारतीय अमेरिकी हैं और इनको YouTube का नया CEO बनाया गया है। क्या नाम है? नील मोहन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है नताशा पेरियान यागम। यानी ये जो नताशा पेरियान यागम है ये भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं और इन्होंने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम है इनका? नताशा पेरियान यागम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो सूची है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा यह सूची जारी की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम बार किस भारतीय अमेरिकी महिला को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नाम है अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर है जिन्हें भारतीय अमेरिकी हैं ये, इन्हें हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी भारतीय अमेरिकी महिला को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नाम क्या है? अप्सरा अय्यर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 ईयर की एज में उनका निधन हो गया? तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ, जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा नाम है अरोड़ा मिलर।
यानी अरोड़ा मिलर जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता है। नाम क्या है? अरोड़ा मिलर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने यानी अरोड़ा मिलर जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की पहली दक्षिण एशियाई महिला के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है मैरीलैंड। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की अरोड़ा मिलर ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो याद रखिएगा नासा में एक मिशन चलाया था, अपोलो मिशन। नासा के इस अपोलो मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था वाल्टर कनिंघम और उनका निधन 3 जनवरी 2023 को हो गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो याद रखिएगा जेरेमी फरार। क्या नाम है? जेरेमी फरार। ये WHO के चीफ साइंटिस्ट हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अपना प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा सुष्मिता शुक्ला को। यानी सुष्मिता शुक्ला जी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है? सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपन्यास सिटी ऑफ जॉय किस प्रसिद्ध लेखिका का है और इनका 91 वर्ष की अवस्था में निधन भी हो गया? तो याद रखिएगा ये जो उपन्यास सिटी ऑफ जॉय है ये संबंधित है डोमिनिक लेपियर से। किससे संबंधित है? डोमिनिक लेपियर से। और ये जो डोमिनिक लेपियर से संबंधित उपन्यास सिटी ऑफ जॉय है इस प्रसिद्ध लेखक का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनकी एक और पुस्तक प्रसिद्ध है जिसका नाम है इज पेरिस बर्निंग। ये इज पेरिस बर्निंग पुस्तक भी डोमिनिक लेपियर साहब की है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक को एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। यानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी को ये एक भारतीय वन्य जीव विज्ञानी है, इनको एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 मिला। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है इनके द्वारा ग्रेटर एडजुटेंट सारस के संरक्षण के लिए किस संगठन का गठन किया गया? तो याद रखिएगा संगठन का नाम है हरगिला आर्मी। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हरगिला आर्मी संगठन किसके संरक्षण से संबंधित है? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेटर एडजुटेंट सारस के संरक्षण से। और ये जो हरगिला आर्मी है इसका गठन किसने किया? तो ये गठन किया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में कितनी श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 2022 में 3 श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेरणा एवं कार्रवाई यानी इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी का चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसको मिला? तो याद रखिएगा प्रेरणा एवं कार्रवाई की श्रेणी में 3 लोगों को यह चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। पहला नाम है लेबनान के आर्सेन सील का, दूसरा है पेरू के कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास और तीसरा नाम है कैमरून के सेसिल विवियाने जेवेट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लेबनान के आर्सेन सील है, पेरू के कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास है और कैमरून के सेसिल विवियाने जेवेट हैं जिनको प्रेरणा एवं कार्रवाई की श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के सर पार्थ दासगुप्ता को विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा वेंकट रमन यानी वेंकी रामकृष्णन को यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, वेंकी रामकृष्णन को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? तो याद रखिएगा अभिनेत्री हैं अन्ना मे बोंग। ये जो अन्ना मे बोंग अभिनेत्री हैं ये अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अर्थात ICAO की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किसको अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, आरती प्रभाकर को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस बुकर पुरस्कार विजेता महिला लेखिका का निधन हो गया? तो याद रखिएगा 22 सितंबर 2022 को हिलेरी मेंटल, क्या नाम है? हिलेरी मेंटल, जो कि एक बुकर पुरस्कार विजेता महिला है, इनका निधन हो गया। क्या नाम है? हिलेरी मेंटल।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें कितनी बार बुकर पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा हिलेरी मिल्टन को 2 बार बुकर पुरस्कार मिला, एक बार 2009 में और दूसरी बार 2012 में हिलेरी मिल्टन को बुकर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें प्रथम बार किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा इनके पुस्तक का नाम है वुल्फ हॉल। इसी वुल्फ हॉल पुस्तक के लिए 2009 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला और जो दूसरी बार 2012 में बुकर पुरस्कार मिला उस पुस्तक का नाम था ब्रिंग अप द बॉडीज। क्या नाम है? ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए दूसरी बार 2012 में इनको बुकर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा वेनेसा नाकाटे। क्या नाम है? वेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, वेनेसा नाकाटे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केन्या के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया। तो याद रखिएगा विलियम एस रूतो। क्या नाम है? विलियम एस रूतो। इन्होंने केन्या के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क को नियुक्त किया गया। किसको? वोल्कर टुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा इंदरमित गिल को। क्या नाम है? इंदरमित गिल। इन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, इंदरमित गिल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले किस नंबर के भारतीय हैं। तो याद रखिएगा ये दूसरे भारतीय होंगे जिन्होंने विश्व बैंक समूह में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया और जिनका नाम क्या है? इंदरमित गिल। अगला प्रश्न ये बनता है कि ये जो इंदरमित गिल साहब हैं जिन्होंने दूसरे भारतीय के तौर पर विश्व बैंक समूह में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनके पहले कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में विश्व बैंक में काम किया। तो उनका नाम है कौशिक बसु और इन्होंने 2012 से 2016 तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। क्या नाम था? कौशिक बसु। और इनके बाद अब आप काम कर रहे हैं इंदरमित गिल। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ यानी जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं कि किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम है? मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है इसके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मिखाइल गोर्बाचेव। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा अगस्टे तानो कोमे। क्या नाम है? अगस्टे तानो कोमे। इनको भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक यानी कंट्री निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, अगस्टे तानो कोमे को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। कौन है? रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण की। तो याद रखिएगा बजराम बेगज। बजराम बेगज ने अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में पदभार ग्रहण किया। नाम है बजराम बेगज। क्या नाम है? बजराम बेगज, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा शिंजो आबे। ये पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे और एक सभा के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसके नए महासचिव बने हैं हैथम अल घैस। क्या नाम है? हैथम अल घैस और ये कुवैत के हैं हैथम अल घैस साहब और इन्होंने अगस्त 2022 में ओपेक के महासचिव के तौर पर पदभार ग्रहण किया। क्या नाम है? हैथम अल घैस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा टी राजा कुमार को एफएटीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया 1 जुलाई 2022 को। क्या नाम है? टी राजा कुमार को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने किसको डिपार्टमेंट ऑफ वेटरसन अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा नाम है अंजलि चतुर्वेदी। यानी अंजलि चतुर्वेदी को अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? अंजलि चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। तो याद रखिएगा उस पत्रकार का नाम है दिमित्री मुरातोव। क्या नाम है? दिमित्री मुरातोव। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही दिमित्री मुरातोव का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र से और इन्होंने दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। और ये जो पत्रकार दिमित्री मुरातोव है ये किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये रूस से संबंधित है। ये और इंपॉर्टेंट कर देता है इस विषय को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो दिमित्री मुरातोव है इन्होंने
किस ईयर में नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा 2021 में नोबेल का शांति पुरस्कार पत्रकार दिमित्री मुरातोव को मिला था, जो कि रूस से संबंधित हैं और इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसको एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा 10 जून 2022 को अमनदीप सिंह गिल को एंटोनियो गुटेरेस ने प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया है। किसको? अमनदीप सिंह गिल को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसको संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रबाब फातिमा, क्या नाम है? रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये यूएन में किस देश की स्थायी प्रतिनिधि है? तो याद रखिएगा रबाब फातिमा यूएन में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह के चर्चित व्यक्ति कंप्लीट हो गए। अब जो अगला टॉपिक होगा वो है राष्ट्रीय पुरस्कार। अगली क्लास में यही से कंटिन्यू करेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।